स्वागत है आप सभी लोगों का विभाजन की इस कहानी के तीसरे चरण में। और बीच बीच में से ब्रेक लेकर के सुनाने के बाद दोबारा से फिर वही कहानियाँ ताज़ा कर देता हूँ मैं आपके दिमाग में। तो पिछले दो चरणों में हमने देखा था कि किस तरह से हिंदू और मुसलमानों में जो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में रहते हैं एक दूसरे के बीच अलग अलग नज़रिए हैं। फिर उनको लेकर के इतिहास किस तरह से हम लोग रचते हैं। फिर कुछ और बातों में देखा कि किस तरह से जब सांप्रदायिकता का उदय होता है तो एक धर्म के लोगों को ये लगने लगता है कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके हित एक परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये कुछ बातें हमने जानी थी और आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि प्रश्न जो आईएएस या पीसीएस की मेंस परीक्षा में पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाता है, इस समझ से आपके पूछा जाता है। और ये टॉपिक है विभाजन क्यों और कैसे हुआ। अब हम इसको देखेंगे कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ और यहीं से प्रश्न उठता है। तो देखते हैं, एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार भारतीय भी और पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। तो पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं बहुत सारे इतिहासकार। अब ये इतिहासकार ये एक ऐसा विषय है विभाजन जिस पर भारत के इतिहासकारों ने भी लिखा है और पाकिस्तान के इतिहासकारों ने भी लिखा है। और ये विशुद्ध जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विशुद्ध इतिहास के ही तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये बात वहाँ पर भी लागू की जा सकती है। और वो ये बोलते हैं कि यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं। ये इनका मानना है। इनका ऐसा मानना है कि जो मध्यकालीन भारत से हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े थे ये वहीं से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, इनका लेना देना वहीं से है। अब देखिए आगे क्या है। तो ये तो मूलभूत बात हुई और यहाँ से आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से आप प्रश्न नोट कर लीजिए कि क्या भारत विभाजन उस लंबी प्रक्रिया का एक अंतिम चरण था जो मध्यकालीन भारत से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करता चला जा रहा था। इस तरीके का एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इसका जवाब कैसे देते हैं। ये चीज़ें इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप एक समझ जो है अपने अंदर बहुत अच्छे से पैदा कर लीजिए। तो क्या कहते हैं कि लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर देता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेल जोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि झगड़ा तो रहा है ठीक है, लेकिन मेल जोल का भी एक बहुत लंबा इतिहास है। और वास्तव में अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि मेल जोल का ही इतिहास ज़्यादा है। लड़ाइयाँ जो हुई वो तो कुछ चरणों में हुई और जब देखने के लिए वहाँ जब आया तो एक भयंकर जो नृशंस है, हत्याएँ और वो सब उसके रूप में हमको विभाजन में दिखाई दिया। बाकी तो हम लोग मिलजुल करके रहे। दिवाली के पटाखे मुसलमान लोग ही बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और बहुत सी ऐसी मुसलमानों की चीज़ें हैं जो मुसलमान लोगों की हिंदुओं के द्वारा होती हैं। तो महज एक पसारी जो है ईद के लिए बहुत सारा चावल जो है बेचे और उसी का जर्दा बने, शक्कर भी वही बेचे। तो ये तो मेल जोल का एक इतिहास रहा है हमारा। तो आगे देखते हैं इसमें ये क्या कहते हैं। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे। देखिए इसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता कि जो भारत के बीच, इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो बहुत ज़्यादा है, जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं कहीं ना कहीं। और ये बहुत ज़्यादा बात लागू होती है उन लोगों पर जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उन पर, और भारत में हिंदू तो रह ही रहे हैं। जो दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं वह यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। तो देखिए जो परिस्थितियां बदल रही थी उनका असर जो है धीरे धीरे हो रहा था। और इन बातों को ये नोट कर लिया करो भाई, ये आंसर और ये सब ऐसे वैसे में लिखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बदलती परिस्थितियों का असर यही तो होता है।
पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन पढ़ के पकड़ना क्या है किताब में से, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। किस लाइन से क्या चीज़ हमको मिल जाएगी, कैसे अंक मिलेगा उत्तर लेखन में, ये सब इन लाइनों पर ही होता है। अगर ये चीज़ें पकड़ ली, रीडिंग सब लोग कर लेंगे, सबको लगेगा कि मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन क्या वो बातें आपने वो पकड़ पाई जो पकड़ने की थी, इस बात को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। तो कुछ विद्वान, अब देखिए पहले विद्वान वो थे इतिहासकार, लेकिन दूसरे लोग वो मानते हैं जो कहते हैं कि ये वो राजनीति थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि बंटवारा उस राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी में, कब, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में प्रारंभ हुई थी। और आप देखेंगे, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 1909 में मॉर्ले-मिंटो एक्ट, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब उसके कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ से ऐसी राजनीति का प्रारंभ हुआ जो बाद में जाते जाते धीरे धीरे पूरी तरह से सांप्रदायिक होती गई। अब देखिए, कहते हैं कि 1909 में उन्होंने भी यही बात कही। देखिए, जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र, इन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जिनका विस्तार 1919 के उसमें किया गया। फिर उसके बाद देखिए सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये बातें मैं बता चुका हूँ, और बस यही जो आप लिख दोगे तो बस आपको नंबर मिल जाएंगे। बस मैंने जो मुंह से बोला ना, आप उसको लिख करके आइएगा, और बिल्कुल मेरे लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर बना रहा हूँ मैं, हर टॉपिक भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आगे। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपसे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समूहों के व्यक्तियों को नाजायज़ फ़ायदे पहुँचाएँ। तो देखिए, ये सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है, यहीं से ये जो धार्मिक राजनीति जो है यहीं से प्रारंभ होती है, और इससे आप समझ लीजिए कि इसमें अंग्रेज़ों की कितनी बड़ी देन है। डिवाइड एंड रूल, और दूसरा अंग्रेज़ों का, दूसरा जो राजनीतिज्ञ थे उनका, इनका योगदान है इसमें। आपसे कोई पूछे तो आम रियाया का, आम जनता का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आम जनता को तो जैसा भड़का दिया जाता है अपन उनके नेताओं द्वारा, वो वैसे ही करने लगते हैं। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वे सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करके अपने धार्मिक व्यक्तियों को नाजायज़ फ़ायदे पहुँचाएँ। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। तो देखिए, धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। ये लाइन आप बिल्कुल अच्छे से आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि इस तरह से जो धर्म की बिहाफ पर जो है करना शुरू किया, कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का करने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद यानी आस्था के फ़र्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जोड़ दी गईं। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें ये मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। तो देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बन जाएगा कि क्या बंटवारा, नोट करिए, क्या बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों, अंग्रेज़ों द्वारा पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्थापित करने की प्रत्यक्ष देन थे? तो देखिए, यहीं से इसका कटाक्ष है। लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन बना कहाँ से देते हैं सिविल सेवा में, पर क्वेश्चन बना कहाँ से देते हैं। किताब तो हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता। तो सुनते जाइए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझते जाइए। अब देखिए, अगला पहलू देखिए क्यों हुआ। ये सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। जब आप कई कारणों को देंगे तो उसमें से ये एक कारण हो सकता है, लेकिन अब आगे देखिए, लेकिन यही पूरा कारण ये नहीं है, इसको भी समझ लीजिए। आप आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हो गईं। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, अब देखिए इसमें इसका भी योगदान था, यानी कि नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू के बाद तबलीग, अब देखिए आजकल तो तबलीग तो बड़ा उसमें है
प्रचार आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड हो चुका है तबलीगी जमात। तो तबलीगी जमात बेसिकली क्या होती है, धर्म प्रचार के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको तबलीग कहते हैं। यहाँ पर बगल में लिखा भी है प्रचार। देखिए पढ़ाई लिखाई से यही सब समझ में आता है। और तंजीम, दूसरा शब्द और सुन लीजिए नया, कभी फिर आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि नया शब्द। तंजीम यानी संगठन। तो ये तंजीम और तबलीग, ये दोनों जो थी इसके संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए एकजुटता बनाने में लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। और दूसरी बात ये थी कि अलग अलग एरिया, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो कई एरिया में इस बीच में दंगे हुए, और प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे वाले समुदायों के बीच फ़र्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती चली गई। तो इस संदर्भ में जो हिंसाएं हुई वो भी लोगों के ऊपर अमिट छाप छोड़ने लगी और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा, ठीक है ना, कि अब देखिए मस्जिद के सामने संगीत बजाना, किसी धार्मिक जुलूस द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में संगीत निषिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अभी भी देखिए वो नमाज को लेकर के ही तमाम बातें हो रही हैं। आगे देखते हैं। फिर भी ये कहना सही नहीं हुआ कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। अब देखिए ये भी बुरी तरह से सही नहीं है, और इतिहास यही है कि हर उस पहलू को ढूंढने का प्रयास करता है और हर जगह तक पहुंचता है, वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक एक पॉइंट को उजागर करता है और उसकी सीमाओं को भी बताता है कि सिर्फ यही एक कारण नहीं था। अब देखिए आगे। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं हुआ कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ, तो सिर्फ यही एक बात नहीं थी, ठीक है। गर्म हवा फिल्म, देखिए बलराज साहनी की फिल्म थी ये, और बताते हैं गर्म हवा करने के बाद बलराज साहनी रहे भी नहीं थे। गर्म हवा फिल्म आपको मौका लगे तो देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। आप जानना चाहोगे तो बता दूंगा मैं गर्म हवा फिल्म के बारे में, यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैंने देखी है। सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 के पहले भी होती थी, लेकिन इसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। देखिए ये गर्म हवा फिल्म में ये कहा गया था, देखिए ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट सीधा सीधा देखिए आपके क्वेश्चन को बना करके दे देगा आपके सामने कि बिल्कुल सांप्रदायिक कलह तो 1947 के पहले भी होती थी, लेकिन इसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। इस स्टेटमेंट पर टिप्पणी करने के लिए आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, अपनी बुद्धि का विकास करते चलिए, समझ बढ़ाते हुए चलिए, अपने आप जो है आपको समझ में आने लगेगा कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने तरीके से आपको क्लास देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पर आकर के पढ़ाऊँ या मेरा मन करे तो मैं सीधा लेक्चर लूँ। जिस जगह पर पूरे एक चीज़ नहीं हो सकती है आपको सेलेक्ट कराने के लिए, कई तरह के ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फ़र्क है। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, विभाजन में, राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फ़र्क, ठीक है ना, गुणात्मक फ़र्क है, गुण का अंतर है। और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक के घटनाओं को बारीकी से समझना होगा। तो यदि आप वास्तव में पहुंचना चाहते हो कि बंटवारा क्यों हुआ, तो आपको सबसे पहले जो आखिरी दशक था ब्रिटिश राज का, यानी कि 47 से पहले जो 10 साल थे, 1937 से लेकर के 1947, इसको आपको फिर से लिखे दे रहा हूँ, 1937 से लेकर के 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, 37 से 30, इस समय का जो राजनीति थी, ब्रिटिश राजनीति, इस समय का जो माहौल था, इसको आप ज़रा ठीक से समझोगे तब आपको बात समझ में आएगी। लेकिन ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीच में कुछ ब्लॉक्स छूटे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। अब देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, 1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तो मैं चुनाव के बारे में आपको बता देता हूँ।
कि दो तरह के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ आज भी। एक वो चुनाव होता है जिससे हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है, और एक वो चुनाव होता है जिससे हमारा मुख्यमंत्री चुनाव होता है। तो मुख्यमंत्री जो चुनाव होते हैं वो प्रांत के चुनाव होते हैं, किसी राज्य के चुनाव होते हैं। अंग्रेज़ सरकार के दौरान भी ये चुनाव होने लगे थे भारत में, ध्यान रखिएगा। और भारत के जितने भी ये नेता थे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से खड़े होते थे, जीत करके आते थे। फ़र्क बस इतना था कि इन लोगों को उतने अच्छे मंत्रालय या वो सब उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे कि जो एक आम आज के नेताओं के पास जो होते हैं। मुख्य महकमे जो है अंग्रेज़ों के पास रहते थे। देखते हैं, इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। तो देखिए आज तो हर एक को वोट का अधिकार है, लेकिन 10 to 12% जो है उस समय लोगों को वोट का अधिकार था। इस तरह इस बात को आप समझिए। इस चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे, कांग्रेस जीती। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब आज देखते हो आप, इसको समझो उस समय भी कैसे होता था। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला और 7 में उसने अपनी सरकार बनाई, यानी गठबंधन करके। उस समय बहुत सारी पार्टीज़ थी, कभी डिटेल में फिर बताऊंगा। उस ज़माने में बहुत सारी पार्टीज़ लोग चला रहे थे, प्रांतीय स्तर पर भी चला रहे थे, क्षेत्रीय स्तर पर भी चला रहे थे। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। देखिए ध्यान से, तो जो मुसलमानों के आरक्षित क्षेत्र थे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि मुसलमान खड़ा कर सकते थे अपनी तरफ से, लेकिन वहाँ पर देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो मुस्लिम लीग जो बड़ी पार्टी मुसलमानों का रहनुमा अपने आप को बताती थी वो ही कर पाई, और ना ही जो है कांग्रेस बहुत अच्छा कर पाई। तो हुआ क्या, उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिला। यानी कि तब तक भी मुसलमान ये ठीक से नहीं मानते थे कि मुस्लिम लीग उनकी पार्टी है। उसे उस चुनाव का संपूर्ण मुस्लिम वोट का 4.4% हिस्सा मिला। तो देखिए तथ्यों पर बात की जाती है, हवा में कोई बात नहीं की जाती। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, अब ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्या है ये समझ लीजिए। देखिए आज जहाँ पाकिस्तान बना हुआ है, ये इस तरह से ये कश्मीर लगा हुआ है और इस तरफ जो पाकिस्तान है इस तरह से बना हुआ है। तो जो सबसे ऊपर जो उनका स्टेट है इस जगह पर, ये इधर, इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। लेकिन तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो इस क्षेत्र में जो है ये पूरा एक ही क्षेत्र इंडिया के अंदर ही आता था। अंग्रेज़ों के द्वारा विजित था ये क्षेत्र, तो अंग्रेज़ों के अंदर इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा जाता था। समझाए दे रहा हूँ मैं आपको। तो कहते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली थी। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थिति उस जगह पर इतनी ख़राब थी जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब में 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 पर विजय प्राप्त हुई, और सिंध आज पंजाब पाकिस्तान में जा चुका है, सब समझते जाइए आप, में से 33 में से 3 सीटें प्राप्त हुई थी। तो देखिए क्या बुरी स्थिति तो मुस्लिम लीग की थी उस ज़माने में 37 के चुनाव में। संयुक्त प्रांत, जिसको आज वर्तमान उत्तर प्रदेश कहते हैं, समझते जाइए, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी इससे। संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। देखिए उस ज़माने में भी ये सब चीज़ें, गठबंधन और ये सब होता रहता था। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो कांग्रेस के साथ मिल करके सरकार बनाए, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग को इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों पर में ये बात घर कर गई, अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। देखिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा कि 1937 में जो कांग्रेस ने उनके पास बहुमत होने के कारण चूँकि इनको शामिल नहीं किया या इनके साथ मिल कर के सरकार नहीं बनाई, तो उन्होंने ये मान लिया कि यहाँ पर मुसलमानों को कभी भी सत्ता नहीं मिल सकती क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की ये मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। देखिए कांग्रेस के साथ तो बड़ी विडंबना थी। हिंदू लोग मानते थे कि कांग्रेस सेकुलर है, और आज भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मीम वगैरह बनते हैं जिसमें बताया था कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दूध पिलाया और कांग्रेस को ऐसा किया, कांग्रेस ने मुसलमानों को तुष्ट किया। जब मुसलमान ये मानते थे कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी थी। अब जाए तो जाए कहाँ, बहुत सारे सेकुलर लोगों के साथ में ये होता है कि ना वो इधर के रह जाते ना वो उधर के रह जाते,
ऐसी स्थिति में। परंतु जिन्ना की जिद की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। देखिए जिन्ना साहब उस समय जो थे, साहब तो उनके साथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनकी जिद जो थी वो ये मानती थी कि लीग के मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता वो हैं। तो उस समय बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान थे, कांग्रेस में मुसलमान थे, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग थे। तो उनका ये मानना था कि मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता यही व्यक्ति नहीं हो सकता भाई। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अब भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था। देखिए, जबकि बंगाल में, तब का बंगाल वो भी है जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसके बाद भी वहाँ पर उसका स्थिति कमज़ोर थी। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सब प्रांतों में पाकिस्तान बनाया जा सका। इसलिए उसका काल से लीग के सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। तो देखिए, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत प्रॉपर समर्थन प्राप्त नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पर लीग ने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि उनका सपोर्ट वहाँ पर बढ़ सके, उनका जनाधार वहाँ पर बढ़ सके, सही शब्द कहें तो जनाधार। कांग्रेस मंत्रालय ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज किया, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको ख़त्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। तो कांग्रेस जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहती थी। भाई देखिए, ऐसा था कि नेहरू समाजवादी थे, और अगर जमींदारी व्यवस्था और ये सब चीज़ें चलती रहती तो कहीं ना कहीं जो गरीब किसान था उसका शोषण होता रहता, और नेहरू समाजवाद लेकर के आना चाहते थे। समाजवाद पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, हिंदू महासभा आज जब आप जिसको बीजेपी पार्टी के रूप में आज आप देखते हो, वो इसमें दी है। अभी मैं बताऊंगा क्या है वो, हिंदू महासभा के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ से सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर नॉर्मली बुक्स में चूँकि आपने पढ़े नहीं होते तो आप फिर कंफ्यूज रहते हो ये सब क्या है। आगे देखते हैं। ना ही कांग्रेस ने अपने को मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। देखिए, मुस्लिमों के जनसंपर्क में भी कांग्रेस को कोई खास सफलता मिल नहीं पाई थी। उधर जो जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने की बात थी, उसमें भी कोई ठोस कदम उठा नहीं पाई थी। तो इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों में से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। तो ये कांग्रेस की कुछ असफलताएं थीं। इसको एक शब्द में ये कहें तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी होने के बाद भी मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई थी। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्ष पर पहले ही से ज़्यादा जोर देने लगे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह से सहमत नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए मैंने बताया था, मौलाना आज़ाद ने 1937 में सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको लीग में शामिल होने की छूट नहीं थी, लेकिन हिंदू महासभा में उनको शामिल होने से नहीं रोका जाता था। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत, या वर्तमान का मध्य प्रदेश है, इसको देखते जाइएगा, में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर ये ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसके रूप में आज आप बीजेपी को देखते हो, की ताकत बढ़ती जा रही थी। तो देखिए, एक पार्टी के रूप में जो थी वो RSS और हिंदू महासभा बढ़ती जा रही थी। पूरा जो भी आजकल आप देख रहे हो वो सब आपको नज़ारा क्लियर होता जाएगा। तीस के दशक में ही RSS नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक RSS के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित, अत्यंत अनुशासित
ये देख लीजिए, 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। ये देखिए, अनुशासित थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। तो आज से नहीं चल रही है ये सारी बातें, भारत के विभाजन से के पहले से ये बातें चलना शुरू हो गई थी। तो यहाँ तक जो आपकी पॉलिटिक्स का जो शुरुआत चल रही थी, इस पर हमने जो है चर्चा की। अगले लेक्चर में कुछ और बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि और बाकी चीज़ें किस तरह से हुई, और जल्दी इसका मैं दूसरा पार्ट भी निकाल दूंगा। हो सकता है आज ही रात में निकाल दूं, नहीं तो कल तो मैं निकाल ही दूंगा। हमारे पास 2 वीडियोस डालने की संभावना रहती है। अगर हो सकता है मैं आज रात को ही दूसरा पार्ट भी इसका निकाल दूं, क्योंकि एक पार्ट 25-30 मिनट का रहता है तो आप सुनते हो, नहीं तो फिर बोरियत होने लगती है। तो इसके बाद अगले पार्ट के लिए हम पाकिस्तान प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और पूरा आपको जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में हम समझाएंगे।